start a new chapter of class 8th history, chapter 15, First War of Independence. In this chapter, we will read about regional revolts, the revolt of 1857, and causes of the revolt. After that, we will read about main events of revolt, suppression of the revolt, causes of failure of revolt, and result of the revolt. Now we will start this chapter with the introduction. By the first half of 19th century, the East India Company had brought major portion of India under its control. यानी कि 19 सेंचुरी के हाफ तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जो एज अ ट्रेड पर्पज आई थी, उसने मेजर पार्ट ऑफ इंडिया अपने अंडर कंट्रोल ले लिया था. इस प्रकार जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या बन गए थे, सुप्रीम पावर बन गए थे. यानी कि कुछ अदर एरियाज भी थे इनडायरेक्टली जो उन लोगों ने अपने अंडर कंट्रोल लिया था. एट द टाइम मुगल पावर वॉज देयर. 100 ईयर्स आफ्टर, 100 सालों बाद जो बैटल प्लासी हुआ, उसका भी लोगों में क्या था, बहुत ज़्यादा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उससे वो ऑप्रेसिव थे, उनके अनजस्ट रूल से. इस तरह से जो 1857 का रिवोल्ट हुआ उसने इंडियन नेशनलिज्म के बीच को बोआ और लोग जो थे, इंडियन पीपल, काफ़ी सबकॉन्शियस हो गए थे. इट स्टार्टेड द मूवमेंट विच वॉज अ कंटिन्यूस. इस तरह से ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ जो कंटिन्यू 1947 तक चलता रहा. जो ब्रिटिश हिस्टीरियंस थे, जो 1857 का रिवोल्ट हुआ तो इसे सिपोई म्यूटिनी कहते थे, या फिर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कहलाती थी. जो 1857 का रिवोल्ट हुआ उससे क्या हुआ कि सीरीज ऑफ डिस्टर्बेंसेस चलती रही, यानी कि इंडिया के डिफरेंट पार्ट में लोग रिवोल्ट करते रहे. जैसे कि जो सन्यासी रेबेलियन था, सन्यासी रेबेलियन हुआ नॉर्थ बंगाल में, और चुनार रेबेलियन हुआ बिहार में. हियर इज चुनार रेबेलियन इन बंगाल ब्रोक आउट ऑफ लेट 18th सेंचुरी. इस तरह से जो पीजेंट्स थे उन्होंने मिड 19th सेंचुरी तक काफ़ी रिवोल्ट किया अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. द रिवोल्ट ऑफ 1857. अब हम जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था उसके बारे में बात करते हैं. द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस वाज द रिवोल्ट ऑफ 1857. यानी कि जो 1857 का रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था वो ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस के द्वारा पहली अभिव्यक्ति थी. ये जो स्टार्ट हुआ रिवोल्ट, ये कंपनी की जो आर्मी में सिपाही थे उन्होंने स्टार्ट किया था, बट इवेंचुअली सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ मासेस. लेकिन उसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया. इसके जो मेन कॉजेज थे, they were deeply imbibed by the grievances that all sections of the Indian society nurtured against the British rule. अब इसके जो मेन कॉजेज थे वो हम पढ़ने वाले हैं प्रेम से. कैसे पढ़ने वाले हैं? प्रेम से. यानी कि PREM. P for political causes, then social and religious causes, and economic causes, and last one M for military causes. पॉलिटिकल कॉजेज, राजनीतिक कारण क्या रहे? ब्रिटिशर्स की कुछ ऐसी पॉलिसीज थी जिनके कारण ये विद्रोह हुआ. जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी उनकी एक पॉलिसी, एंड डायरेक्ट एनेक्सेशन. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में उन्होंने क्या किया था कि जो राजा का रियल बेटा नहीं होता था और उसका सिंहासन वो क्या कर लेते थे, एनेक्सेस कर लेते थे. जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई का जो एडॉप्टेड सन था उसे परमिट नहीं किया गया झांसी के सिंहासन पर बैठने के लिए, जिसके अगेंस्ट रानी लक्ष्मीबाई ने काफ़ी विद्रोह भी किया था. दूसरी, उन्होंने सतारा, नागपुर, झांसी, ये सभी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर में एनेक्सेस कर लिए थे. और दूसरे कुछ राजा ऐसे थे जिन्हें उन्होंने कहा था कि हम पेंशन देंगे. जैसे नाना साहब थे, उन्होंने रिफ्यूज़ल कर दिया था उसके बाद पेंशन देने के लिए ब्रिटिशर्स ने, तो वो भी इस बात से काफ़ी मतलब दुखी थे और उन्होंने भी विद्रोह किया. दूसरे एक मुग़ल एम्परर थे बहादुर शाह जफ़र, उन्हें भी वो जैसे रेड फोर्ट में रहते थे, उन्हें कहा कि अब तुम इस रेड फोर्ट में नहीं रहोगे. ये सभी जो पॉलिसीज़ थी ये लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी, जिसके अगेंस्ट लोगों ने काफ़ी विद्रोह किया. सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज, यानी कि कुछ सामाजिक और धार्मिक कारण थे जिसके कारण रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ. A large section of population was alarmed by the rapid spread of Western civilization in India. समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग था, यानी कि जनसंख्या का एक बहुत बड़ा वर्ग था जो बहुत तेज़ी से जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन स्प्रेड हो रही थी उसके कारण चिंतित था. जो 1850s का हिंदू लॉ एक्ट था उसमें क्या था कि एक हिंदू को सक्षम किया गया कि वो अपने जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ है उनको प्राप्त करने के लिए क्रिश्चियनिटी में
कन्वर्ट हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे मिशनरीज ने अलाउ किया पूरी इंडिया को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए। इसके अलावा कुछ सोशल रिफॉर्म्स थे जो ब्रिटिशर्स ने किए, जैसे अबोलिशन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ सती था, इसके अलावा फीमेल इन्फेंटिसाइड था उसमें, और विडो रीमैरिज एक्ट था जिसने सोशल स्ट्रक्चर को काफ़ी चेंज कर दिया था। लेकिन जो कुछ लोग थे वो इसे गलत मान रहे थे, जबकि ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट था। इसके अलावा इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे और टेलीग्राफ भी आया, जिससे उन्हें काफ़ी संदेह हुआ, क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि जो टेलीग्राफ के जो वायर्स फैलाए जा रहे हैं वो लोग जो इंडियंस को हैंग करने के लिए किया जा रहा है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक कॉजेज। In rural areas, peasants and zamindar resent the heavy taxes on land and the stringent method of revenue collection followed by the company. रूरल एरियाज़ में पीजेंट्स और जमींदार काफ़ी इस चीज़ का विरोध कर रहे थे कि उनसे बहुत ज़्यादा लैंड का हैवी टैक्स इम्पोज किया जा रहा है। मैनी अमंग दीज ग्रुप वर अनेबल टू मीट द हैवी रेवेन्यू डिमांड्स एंड रिपे देयर लोन्स टू मनी लेंडर्स। बहुत सारे जो ग्रुप्स थे वो जैसे हैवी टैक्स देने में अनेबल होते थे, तो उन्हें लोन लेना पड़ता था मनी लेंडर से, या फिर उन्हें अपनी लैंड से हाथ धोना पड़ता था। The economic exploitation of the British and the complete destruction of the traditional economic structure caused widespread resentment among all sections of the people. ब्रिटिशर्स के द्वारा जो इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन किया जा रहा था और जो इंडियंस के ट्रेडिशनल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का डिस्ट्रक्शन हो रहा था, उससे सभी लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश था। और उसके बाद जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया इंग्लैंड में, तो क्या हुआ, जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चर गुड्स था वो भारत में इंपोर्ट होने लगा। उससे जो इंडिया की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी वो क्या होने लगी, रूइन होने लगी। इसका रिजल्ट ये हुआ कि इंडिया में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गया और बहुत सारे लोग जो थे स्किल्ड क्राफ्ट पीपल सैंक इनटू पॉवर्टी एंड हैड टू वर्क एज अ लेबरर्स। इससे क्या हुआ, दिस टर्न द आर्टिशंस एंड क्राफ्ट पीपल अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। इस तरह से वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए। द इमीजिएट कॉजेज, कुछ इमीजिएट कॉजेज भी हुए, जैसे ग्रीस कार्ट्रिज की इंसिडेंट हुई थी 1857 में। ये घटना हुई, रूमर्स फैले कि जो कार्ट्रिज है यानी कि जो इंडियन सिपाही राइफल्स यूज़ करते हैं उसमें काऊ और पिग का ग्रीस लगाया जाता है, क्योंकि जो इंडियन सोल्जर्स होते थे उस राइफल्स को लोड करने से पहले उन्हें मुंह से उससे पेपर को हटाना पड़ता था। इस तरह से जो हिंदू और मुस्लिम सिपाही थे उन्होंने उसके यूज़ करने से मना कर दिया, क्योंकि हिंदू कंसिडर करते थे कि जो काऊ है उनके लिए होली है और वो उन्हें मतलब उसे खा नहीं सकते, और जो मुस्लिम्स थे वो पिग को डर्टी मानते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्लेम किया कि उसके प्लेस पर हम यानी कि बी वैक्स और वेजिटेबल्स ऑयल का यूज़ करते हैं, लेकिन रूमर्स प्रसिस्टेड थे। तो 1857 में जो मंगल पांडे थे एक सिपाही बैरकपुर में, उन्होंने कार्ट्रिज का यूज़ करने से मना कर दिया और ब्रिटिश सीनियर्स ऑफिसर्स पर अटैक कर दिया। जनरल हर्से जो थे, जिन्होंने कहा कि जो मंगल पांडे थे रिलीजियस फ्रेंजी थे, यानी कि उनमें मतलब धार्मिक उन्माद भरा हुआ था। उन्होंने ऑर्डर दिया एक जमादार को उन्हें अरेस्ट करने के लिए, लेकिन जमादार जो था उसने मना कर दिया कि नहीं, वो उन्हें अरेस्ट नहीं करेगा। तब उस ऑफिसर ने यानी कि जो जनरल हर्से थे उन्होंने मंगल पांडे को 8 अप्रैल को जमादार के सहित फांसी की सज़ा सुना दी।